गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ छाया रोहित, श्रीमती एलपी सवाणी विद्या भवन। स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड 9th में चैप्टर 9 निर्भय बनो पाठ का अभ्यास करेंगे। निर्भय बनो, यहाँ पे हमें लेखक ने निर्भय बनने के लिए कहा है। निर्भय मीन्स भय से दूर भागो, जिसके अंदर कोई भय ही न हो, डर न हो, ऐसे निर्भय बहादुर बनो। तो निर्भय बनो पाठ के लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म सन 1921 में इकाई और निधन मीन्स मृत्यु सन 1977 में हुआ था। प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार रेणु का जन्म बिहार में वर्तमान बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना गांव में हुआ था। प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार मीन्स फणीश्वरनाथ कथा करते थे और कथाकार से प्रसिद्ध थे। तो ये कथाकार रेणु का जन्म बिहार में वर्तमान बिहार मीन्स अभी जो बिहार है उसके पूर्णिया जिले का नाम है और औराही हिंगना गांव का नाम है। तो वहाँ पे रेणु जी का जन्म हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा उनके गांव विराटनगर जो नेपाल में है तथा वाराणसी में हुई। तो शिक्षा और दीक्षा, रेणु जी की शिक्षा मीन्स एजुकेशन उन्होंने और दीक्षा जो उन्होंने ली वो उन्हीं के गांव विराटनगर जो नेपाल में है और वाराणसी में हुई। उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया तथा कारावास भोगा। रेणु जी ने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलनों में जो स्वतंत्रता के आंदोलन थे उसमें सक्रिय भाग लिया तथा कारावास भोगा। उन्हें ये आंदोलन के दरमियान जेल भी हुई थी। जब वो आंदोलनों में पकड़े गए तो उनको कारावास हुआ, तो इसकी वजह से उन्होंने कारावास मीन्स जेल भी गए थे। कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी पटना में कार्य किया। कुछ समय तक, थोड़े समय के लिए उन्होंने आकाशवाणी जो रेडियो पे आता है सारे प्रोग्राम, तो उसमें भी कार्य किया, उन्होंने काम किया। अपने पहले उपन्यास मैला आंचल के प्रकाशन के साथ ही वे विख्यात हो गए। अपने पहले उपन्यास, रेणु जी ने पहला उपन्यास, पहली नॉवेल लिखी जिसका नाम था मैला आंचल। तो ये उपन्यास जब उनकी प्रकाशन हुई तो उन्हीं के साथ वो विख्यात हो गए। मीन्स पहली पुस्तक के साथ, पहली नॉवेल के साथ ही उन्हें इतनी प्रसिद्धि मिल गई। उसके पहले वे एक कहानीकार तथा रिपोर्टाज लेखक के रूप में साहित्य जगत में सुपरिचित हो चुके थे। तो ये नॉवेल लिखा, उसके पहले वे कहानीकार, एक स्टोरी राइटर की तरह और रिपोर्टाज लेखक, जो रिपोर्टाज लेखक के रूप में उन्होंने साहित्य जगत में तो ये काम भी उन्होंने किया था। तो पहले से वो प्रसिद्ध तो थे ही, लेकिन मैला आंचल से वो और ज़्यादा फेमस हो चुके। रेणु जी की रचनाओं में उनका जीवन अनुभव मुखरता है। तो उनकी रचनाएं, जो उनकी पुस्तकें हैं रेणु जी की, उसमें उनका जीवन अनुभव मुखरता है। मीन्स हमें उनके जीवन में उन्होंने जो जो अनुभव किए हैं वो हमें पता चलता है। जीवन की सुरूपता कुरूपता को मानवीय सहृदयता तथा पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। जीवन की सुरूपता कुरूपता, जीवन की सुंदरता और कुरूपता, जीवन का सुख और दुख, जीवन में जो कुछ उन्होंने अनुभव किया, अच्छा या बुरा,
जो मानवीय सहृदयता, मानवीय फीलिंग्स के साथ तथा पूर्ण तटस्थता, वो एक स्थिर प्रैक्टिकल व्यक्ति थे। तो उनके साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। तो जीवन को उन्होंने, लाइफ को एक प्रैक्टिकल तरह से उन्होंने अनुभव किया। उनके सारे बाजुए जीवन में जो सुख दुख, अच्छाई बुराई जो कुछ होता है, वो सबको उन्होंने अनुभव किया है और वही अनुभव अपनी रचनाओं में, अपनी पुस्तकों में उन्होंने व्यक्त किया है। उनकी भाषा में लोक बोलियों के शब्द का प्रयोग ध्यानाकर्षक है। उनकी भाषा में, रेणु जी की भाषा में, उनकी पुस्तकों में लोक बोलियाँ, जो एक शिष्ट भाषा होती है, हमारी एक प्योर लैंग्वेज होती है, शुद्ध भाषा, और एक लोक बोली जो गांव में या तो हम अपने घर में जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो वो लोक बोली जो सहज होती है, सरल होती है, तो उनके वो शब्द उन्होंने प्रयोग किए हैं। तो ध्यानाकर्षक मीन्स वो ध्यान को आकर्षित करने वाले हैं, हमारे ध्यान को खींचने वाले हैं। कि जनरली उन्होंने ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हैं जो लोक बोली में, जो नेचुरल हम एकदम सहजता से उसका उपयोग करते हैं। तो ऐसे जो शब्द है, इससे रचनाओं में उन्होंने उपयोग किया है, जिससे वो अपनापन आता है। इसलिए उन्होंने लोक बोलियों के ऐसे सरल शब्द भी इसमें प्रयोग किए हैं। भाषा में ताजगी और नयापन है। मेला आंचल, धरती परी कथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, कितने चौराहे आदि उनके प्रमुख उपन्यास तथा ठुसरी, अग्निखोर, एक आदिम रात्रि की महत्ता उनके प्रमुख कहानी संग्रह है। रेणु जी की भाषा में ताजगी और नयापन है। ताजगी फ्रेशनेसता है, नयापन लैंग्वेज में एक सरल उन्होंने शब्द प्रयोग किए हैं, इसलिए उन नयापन लग रहा है। मेला आंचल, धरती परी कथा, ये सारे उनके उपन्यास के नाम हैं। ये सारे उनके प्रसिद्ध उपन्यास, नॉवेल है। ठुसरी, अग्निखोर, एक आदिम रात्रि की महक आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह है। ये सारी उनकी स्टोरी बुक है। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया है। फणीश्वर नाथ रेणु को भारत सरकार ने ये सारे साहित्य के लिए पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया है, उनको रिस्पेक्ट दी है। यह अंश उनके उपन्यास कितने चौराहे के 7वां प्रकरण से लिया गया है। रेणु जी ने उपन्यास लिखा है कितने चौराहे, ये नॉवेल में से 7वां प्रकरण, उनका 7th जो पार्ट है उसमें से ये लिया गया है। विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसे झुकाव होता है, इस अंश में उसका चित्रण है। विद्यार्थी जीवन में मीन्स छोटी उम्र में ही मानवीय और सामाजिक मूल्य, मनुष्य के अंदर नीति नियम जो होते हैं वो, और सामाजिक मूल्य जो समाज में, समाज के लोगों ने जो नियम बनाए हैं, जो मूल्य है, वो कथानायक में विद्यार्थी जीवन में छोटी सी उम्र में ही उनमें ये सारे नियम उन्होंने अपनाए थे। उनके प्रति कैसे झुकाव होता था, मीन्स उन्हें वही मानवीय मूल्य और सामाजिक मूल्य निभाने में वो अपना पूरा योगदान देते थे, कैसे उनमें रुचि थी, यही इस अंश में मीन्स ये पार्ट में, ये प्रकरण में हमें यहाँ बताया गया है। शिक्षक इस पाठ से निर्भयता के गुण का विकास करने का प्रयास करेगा। तो ये चैप्टर पढ़ाने में और पढ़ने में हमें ऐसी रुचि होनी चाहिए। ये लगता है कि ये इससे हमें यही मोरल मिले कि हम भी कैसे निर्भय बनना है, और यही उम्र में हमें भी सामाजिक और मानवीय नीति मूल्यों के प्रति हमारी फ़र्ज कैसे अदा करनी है, इसको अपनाना है। और ये पढ़कर, ये चैप्टर समझ के हमें निर्भयता का गुण हमारे के अंदर विकास करना है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में विद्यार्थी को निर्भय बनने की बात की है, मीन्स बहादुर बनने की बात की है। यहाँ पे प्रियोदा और प्रियवत राय
जो प्रियोदा है, दोनों एक ही स्टूडेंट्स हैं और ये प्रियव्रत द्वारा हमें यहाँ पे सिखाया गया है कि विद्यार्थी कैसा है और वो अपने जीवन में कैसे अच्छे से सारे कार्य भी कर सकता है और कैसे बहादुर निर्भय बनकर रह सकता है। तो यहाँ जो प्रियोदा है वो मैट्रिक में पढ़ने वाला प्रियोदा अपने स्कूल का लोकप्रिय विद्यार्थी है। मैट्रिक में पढ़ने वाला जो पहले जब ये 10th 12th बोर्ड सब नहीं था तो 7th को ही मैट्रिक कहते थे और वही एक बोर्ड था। तो यही पढ़ाई करने वाला प्रियोदा है वो अपने स्कूल का सबसे ही लोकप्रिय विद्यार्थी है। वो अब विद्यार्थी और शिक्षक सभी उसे प्यार करते हैं। वे रविवार को सन्यासी आश्रम के लिए घर घर जाकर एक एक मुट्ठी अनाज मांगता है और जो बीमार छात्र होते हैं, शिक्षक होते हैं, उसकी भी पूरी तरह से सेवा करता है। उसके लिए उसने एक अलग क्लब भी बनाया है। तो प्रियोदा ऐसे सारे कार्य करता था। प्लस वो शनिवार को जब उसे हाफ डे मिलता था तो वो हर शनिवार को दल के सदस्य परमान नदी के उस पार बालूचर नामक स्थान पर वो एकत्र होते थे। सारे उसने दल बनाया था वो विद्यार्थी। वो खेलते कूदते और रविवार का जो संडे का दिन था उसका भी कार्यक्रम वो लोग पूरा फिक्स करते थे। किसे कौन सा काम दिया जाएगा, कौन कैसे काम करेगा, क्या करेंगे कल पूरा दिन, ये सब तो उसको जो विद्यार्थी जीवन में है उसी से उसने ये सारे कार्य करना शुरू कर दिया था। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। प्रियोदा। प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है। यहाँ पे मैंने आगे बताया प्रियोदा और प्रियव्रत राय एक ही है और वो मैट्रिक में पढ़ता है। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं। स्कूल के सभी लड़के, स्कूल में सारे विद्यार्थी हैं वो और मास्टर मीन्स सर, टीचर उसको प्यार करते हैं। स्कूल ही नहीं, उसे छोटे से छोटे कस्बे में उसको प्रायः सभी जानते हैं। स्कूल नहीं मीन्स यहाँ पे हमें बताया है कि स्कूल के सभी लड़के और मास्टर, लेकिन स्कूल के एरिया ही नहीं, उसको सभी जगह छोटे से छोटे कस्बे मीन्स छोटा एरिया के लोग भी सभी उसको प्रायः मीन्स वो सभी उसको जानते थे। स्कूल में ही नहीं लेकिन घर के उसके आसपास, उसके एरिया के आसपास छोटे से छोटी जगह के लोग भी प्रियोदा को, प्रियव्रत को जानते हैं। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। प्रियोदा हर रविवार की सुबह जब उसकी छुट्टी होती है तो हर रविवार की सुबह बगल में मीन्स वो कंधे पर एक झोली, एक थैली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए, वो एक आश्रम था उसके लिए वो कार्य करता था, सेवा करता था, तो आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता था। मुठिया मीन्स मुट्ठी भर अनाज, हर एक घर से एक एक मुट्ठी भर अनाज वो लेने के लिए निकलता है। तो ऐसे ही ये प्रियोदा सबका लोकप्रिय नहीं था, ये ऐसे सारे कार्य करता था जो हर जगह पर वो घूमता था। प्रियोदा ऐसे हर काम में वो रस लेता था, रुचि रखता था। तो ये आश्रम है सन्यासी आश्रम, उसके लिए भी वो मुठिया वसूलने निकलता है। मुठिया वसूलना यहाँ पे मुहावरा है, मीन्स मुट्ठी भर अनाज लेने के लिए जाना। वो ये आश्रम के लिए हर घर से एक एक मुट्ठी भर अनाज वो वसूलता था और फिर आश्रम में लाता था, कभी अकेला कभी साथियों के साथ। तो वो अकेला भी निकलता था, ऐसा नहीं कि उसको किसी का साथ ही चाहिए, वो अकेला भी निकल जाता था, कभी साथियों के साथ। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर।
तो स्कूल का कोई छात्र, कोई स्टूडेंट्स या शिक्षक भी अगर, टीचर भी अगर बीमार पड़ते थे तो वो क्या करता था, अपनी टोली के साथ, अपना जो उसका ग्रुप था उसके साथ उसके घर पर हाजिर, मीन्स जो बीमार था उसके घर पर वो हाजिर हो जाता था। जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए उसका दल सेवा में जुटा रहता है। जब तक रोगी चला भला चंगा न हो जाए, मीन्स एकदम ठीक न हो जाए, तब तक उसका दल, प्रियोदा का दल, प्रियोदा की टोली उसकी सेवा में लगी रहती थी। उसको पूरी तरह से वो ठीक करते थे। बाद में ही उसका दल वहाँ से हटता था। कोई भी प्रकार का उसको अकस्मात हुआ है, बीमार हुआ है, फिर भी प्रियोदा हाजिर हो जाता था और उसके साथियों भी उसके साथ काम में जुट जाते थे। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में हैं। रोबी और कालू जो प्रियोदा के मित्र है और वो उसी के टोली में है, उसके ग्रुप में है। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया है। तो उन लोगों ने, मीन्स रूबी और कालू ने मनमोहन जो दूसरा उनका दोस्त है उसको भी अपने साथ, उन लोगों के साथ प्रियोदा के दल में, उनके ग्रुप में शामिल कर लिया। उनको भी ये टोली में समा लिया और उसके साथ प्रियोदा भी काम करना शुरू किया। हर शनिवार को परमान के उस पार बालूचल पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं। तो हर शनिवार को परमान के उस पार, परमान एक नदी का नाम है, परमान नामक नदी। तो हर शनिवार वो लोग क्या करते थे, स्कूल की छुट्टी, शनिवार को हाफ डे होता है, तो वैसे वो आधे दिन के बाद, स्कूल की छुट्टी के बाद वो लोग परमान नदी के उस पार, मीन्स दूसरे किनारे पर, बालूचल पर प्रियोदा के दल के सदस्य। तो ये जो बालूचल मीन्स नदी का रेतीला तट, जो नदी होती है उसको आप देखते हो तो पानी ख़त्म होने पर पूरी रेत फैल जाती है, तो उसको वो किनारा होता है। तो वो नदी के दूसरे किनारे पर बालूचर पर जो रेत फैली हुई होती है, जो किनारा फैला हुआ था, उस पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं। तो रेत में, नदी किनारे पर रेत पर सब जमा होते थे, इकट्ठे होते थे। खेल कूद, गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबर सुनाते हैं। वो क्या करते थे, ये यहाँ पे सब दोस्त इकट्ठे होते थे, फिर वो क्या करते थे, ये नदी के तट पर, रेतीले तट पर खूब खेल कूद करते थे, गाना गाते थे, बजाते थे, इसके ये सब मस्ती तो करते थे। इसके अलावा प्रियोदा है दुनिया भर की खबर सुनाते हैं, मीन्स पूरे वर्ल्ड में क्या क्या हुआ है, इस गांव में क्या हुआ, ये शहर में क्या हुआ, दूसरे शहर में क्या हुआ, ये सारी दुनिया भर की खबर सुनाते हैं। रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं, किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने, किस बीमार की सेवा करने कौन कौन जाएंगे। तो ये सारी दुनिया की बात सुनाता था प्रियोदा, और फिर क्या करते थे, वो रविवार के दिन का पूरा प्रोग्राम वो तय करते थे कि रविवार को उनको पूरा दिन मिलता है, तो रविवार को क्या करेंगे। वो दुनिया भर की खबर सुनाने के साथ साथ रविवार का प्रोग्राम वो तय करते थे। उसमें क्या था कि किस मोहल्ले में कौन जाएगा, वो इतने पूरे मोहल्ले थे गांव में, तो कौन से मोहल्ले में, कौन सी सोसाइटी में कौन जाएगा मुठिया वसूलने, तो ये मुट्ठी भर अनाज लाने के लिए कौन कहाँ पे जाएगा, किस बीमार की सेवा करने कौन कौन जाएंगे। तो जो बीमार थे उनका पूरा लिस्ट भी उनके पास रहता था, तो ये जो बीमार है तो कौन से व्यक्ति की सेवा करने के लिए कौन कौन जाएगा। तो वो खेलकूद के साथ साथ प्रियोदा पूरे वर्ल्ड की खबर सुनाते थे, प्लस दूसरे दिन का वो पूरा आयोजन करते थे। वो साथ में कौन अनाज लेने के लिए जाएगा और बीमार व्यक्ति की कौन सेवा करेगा।
तो ये सारा जो एक नेता बनने के गुण थे, एक जो आयोजन करने का होता है मन में, वो सारे गुण भी ये प्रियोदा में थे। तो प्रियोदा खेल कूद के साथ, पढ़ने के साथ ये सारे सोशल वर्क भी वो करता था। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था, प्रियोदा, यह मौना मनमोहन खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य होना चाहता है। तो उस दिन मीन्स एक रविवार के दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा, क्योंकि रोबी और कालू ने उसे ग्रुप में ऐड किया था, तो मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था, प्रियोदा, यह मौना मनमोहन। उसका ऐसे वो परिचय कराता कि यह मौना है, मनमोहन खूब तेज लड़का है। खूब तेज लड़का मीन्स खूब एक्टिव है और वो एकदम तेज शार्प लड़का है और क्लब का सदस्य होना चाहता है। क्लब का मीन्स हमारे आश्रम का वो सदस्य भी होना चाहता है। ऐसे मनमोहन का परिचय देते हुए कालू कहता है कि ये क्लब का, आश्रम का सदस्य होना चाहता है। तो प्रियोदा क्या करता है? प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा था। प्रियोदा ने क्या किया? मनमोहन को सिर से पैर तक, ऊपर से नीचे तक देखकर पूछा था, भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम बताओ जिस लोग भगवान का अवतार समझते हैं। क्या पूछा प्रियोदा ने मनमोहन को कि भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। तब मनमोहन ने क्या बताया? गांधी जी, महात्मा गांधी, उनका नाम लिया। ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? प्रियोदा उसे वापस पूछता है मनमोहन को कि तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? प्रियोदा का दूसरा सवाल, ये प्रियोदा ने उसका दूसरा सवाल किया। जैसे इंटरव्यू लेते हैं वैसे ही वो आश्रम में, अपने आश्रम में क्लब में ऐड करते समय ये नए विद्यार्थी को, नए लड़के को पूछता है। पहले तो वो जिसको भगवान समझते हैं उसका नाम लो, और दूसरा सवाल पूछता है कि तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? मनमोहन चुप रहा, फिर बोला वकील। मनमोहन थोड़ी देर चुप रहता है, मौन करता है, लेकिन फिर वो सोच के बोलता है वकील मीन्स लॉयर, वो बनना चाहता है। सभी ठठाकर हंसे मीन्स जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहे। प्रियोदा थे वो एकदम सिंसियर रहे, गंभीर रहे, उसने कुछ रिएक्शन नहीं किया। बोले ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? ये टॉपिक चेंज कर देते। प्रियोदा अपने आश्रम पे आ जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, तो वकील बनना चाहते हो, लेकिन क्या तुम बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? पता है आपको? मनमोहन का इंटरव्यू चलता है। प्रियोदा एक के बाद एक वो उसे पूछता है और है कि बीमार लोगों की सेवा करना, आश्रम का कार्य क्या होता है, उनकी सेवा करना, बीमार लोगों की परेशानी दूर करना। तो मनमोहन भी कॉन्फिडेंस के साथ कहता है सीख लेंगे। तो वो सीखने की बात करता है। शाबाश, यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो तो? सामने फिर प्रियोदा कहता है कि तू सेवा करना तो सीख लेने की बात करते हो, लेकिन अगर रोगी है, जो बीमार व्यक्ति है, वो हैजा से पीड़ित हो तो? हैजा मीन्स कॉलेरा, जो एक रोग है। तो अगर इसे वो कॉलेरा से, हैजा से पीड़ित हो तो मीन्स वो डायरिया जैसा होता है। तो मनमोहन चुप रहा, क्योंकि हैजा के नाम से ही उसे डर लगने लगता है। मनमोहन चुप हो गया। क्यों? तो हैजा के नाम से, ये रोग से ही
मनमोहन को डर लगने लगता है, वो उससे डरता था। दूसरा सामने क्वेश्चन पूछता है, प्रियोदा गाना जानते हो? मनमोहन, जी जानता हूँ। तैरना? जी नहीं। मनमोहन एक आंसर में सक्सेस हो जाता है तो प्रियोदा दूसरे ही ऐसा क्वेश्चन करता है जिससे वो निराश हो जाता है। तो यहाँ पे एक और व्यक्ति को प्रियोदा के मित्र लेके तो आते हैं मनमोहन को, लेकिन मनमोहन का ऐसे इजीली ग्रुप में, क्लब में ऐड हो जाना मुमकिन नहीं है। प्रियोदा उसे पूरी तरह से जांचता है, एक के बाद एक उसकी लायकात पूछता है और फिर वो डिसीजन लेना चाहेगा। वो डिसीजन क्या लेता है और मनमोहन का क्या होता है वो हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे।